जय हिंद दोस्तों। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन क्या है, बहुत ही बड़ा दिन है। ठीक है, हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए। तो सभी को एक बार दिल से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए आज देखते हैं हम हिंदी साहित्य इतिहास का तीसरा पार्ट। ठीक है, हमने आपसे वादा किया है कि हम पूरी हिंदी साहित्य इस पर कंप्लीट कराएंगे, और जो हिंदी है यानी ग्रामर वाला पार्ट है वो हमारे दूसरे चैनल यानी ज्ञान एजुकेशन आरबीएल पर, उस पर हमने चला दिया। ऑलरेडी 3 वीडियो पढ़ चुकी हैं। अभी से आप ज्वाइन कर लीजिए उसको, ठीक, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि उस पर भी हम पूरी हिंदी समाप्त उस पर करेंगे। इस पर हिंदी साहित्य पढ़ाएंगे और उस पर हिंदी ग्रामर यानी कि वर्णमाला हो गया, शब्द हो गया, वाक्य हो गए, समास, संधि, रस, छंद, अलंकार, सब कुछ हम उस पर देखने वाले विधिवत अच्छे से। ठीक है, तो वो चीज़ें हमने शुरू कर दी हैं। ठीक है, तो जाइएगा वहाँ पर, आपको संपूर्ण हिंदी नाम से फोल्डर मिल जाएगा, उसे देखिएगा। उसका हम लिंक दे देंगे या फिर आपको हम लास्ट में बता देंगे किस प्रकार से उस पर आप जा सकते हैं। तो बेसिक तरीके से आपको हम पूरी हिंदी कंप्लीट कराने वाले हैं। संपूर्ण हिंदी का इतिहास इस पर देख रहे हैं, देख ही रहे हैं आप लोग। ठीक है, और उस पर पूरा ग्रामर। तो चलिए आज हम तीसरी वीडियो लेकर के आ चुके हैं हिंदी साहित्य इतिहास की। तो हम ज़्यादा देरी न करते हुए उसके बारे में बात करने वाले। देखिए, हमने पहले दूसरे वीडियो में क्या देखा था, हिंदी साहित्य लेखन के इतिहास का परंपरा देखा था। ठीक है, हमने देखा था कि पहली बुक कौन सी है और किसने कौन सी बुक लिखी है। ठीक, तो ये चीजें हम देख चुके हैं बिल्कुल अच्छे से। आज हम देखेंगे क्या, विभाजन और नामकरण। क्या दोस्तों, विभाजन देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास का विभाजन देखेंगे, किस प्रकार से विभाजन किया गया है, उसका नामकरण कैसे किया गया। तो वो सभी चीजें आपके सामने हम लेकर के आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये तीसरा पार्ट। तो एक बार हम फिर से कहेंगे कि आप लोग हमारे ज्ञान एजुकेशन आरबीएल वाले चैनल पर जाकर के जरूर देखें और उसे भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो आज शुरू करते हैं हिंदी साहित्य काल विभाजन और नामकरण। ये हमारा हिंदी साहित्य तीसरा वीडियो है। इसके लिए हमने अलग सी एक प्लेलिस्ट बना दी है, संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो वहां पर जाकर के आप देख लेंगे, एक क्रम में वीडियो लगी हुई मिल जाएगी। तो देखिए, जो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन रहा दोस्तों, आज हम काल विभाजन देखेंगे। तो काल विभाजन किन किन आधारों पर किया गया। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे कवि थे, बहुत सारे विद्वान थे, उन्होंने अपना अलग अलग मत साबित किया, दिखाया कि भैया हम इसके हिसाब से कर रहे हैं, तो किस किस हिसाब से किया जा चुका है। ठीक है, तो देखिए, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है और किया गया है। ठीक है, पहला है समय के आधार पर। समय के आधार पर किस तरह से नामकरण हुए, जैसे आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। ठीक, आपने सुने भी होंगे इनके इन तरीके के नाम। ठीक है, तो ये किसके आधार पे हैं, समय के आधार पर, या हम कह सकते हैं काल के आधार पर। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रवृत्ति के आधार पर। जिस तरीके की प्रवृत्ति रही, वीर गाथा, वीर योद्धा थे, भक्ति का बोलबाला था, भक्ति काल हो गया, रीत का बोलबाला था, रीत काल, और गद्य उद्य लिखेगा इसलिए गद्य काल कर दिया। तो ये प्रवृत्ति के आधार पर इनके नाम हो गए। ठीक है, वहीं जो साहित्यकार थे उनके नाम पर भी इनके युगों का नाम रखना प्रारंभ हो चुका था। जैसे कि देखिए, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, यानी साहित्यकारों के नाम पर, विद्वानों के नाम पर भी। और वही चौथा का क्या था दोस्तों, धर्म सुधार आंदोलनों के आधार पर। जैसे कोई आंदोलन चला धर्म सुधार, तो उसके आधार पर भी उस काल का नाम रख दिया गया। जैसे हमने देखा है, पुनर्जागरण काल भी कहा गया और जागरण सुधार काल भी कहा गया। तो ये बेसिक 4 तरीके से दोस्तों नाम करण के। ठीक, क्या नामकरण के। तो अब देखिए, हमने देखा था कि जो सबसे पहले इतिहास लिखने का प्रयास किसने किया था, गारसा दत्तासी ने। क्या दोस्तों, गारसा दत्तासी ने। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा दोस्तों, कि अब हम इसमें बात करने वाले काल विभाजन की। देखिए, उन्होंने कोई भी काल विभाजन नहीं किया था, गारसा दत्तासी ने नहीं किया था, शिव सिंह सेंगर ने नहीं किया था। तो उसके बाद हमारा तीसरे नंबर पे हमने पढ़ा था, तीसरे चौथे नंबर पे हमने पढ़ा था दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, देखिए, तो आज हम देखने वाले हैं जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में देखेंगे, जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन। हम हर एक काल विभाजन की बात करेंगे जो सेटिस्फाइड है और जो क्या है सर्वाधिक मत जिसको मिले हैं, और जो पेपर में आएगा तो किसको आपको बताना, किसके साथ बताना। तो सब चीज़ हम बात करेंगे, टेंशन मत लीजिएगा, एक चीज़ हम बारीकी से बात करने वाले हैं। ठीक, तो जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन देखते हैं। क्योंकि इनका क्यों देख रहे हैं, देखिए, सर्वप्रथम जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये हमने बताया था इनकी रचना है, में हिंदी साहित्य काल का विभाजन का प्रयास किया गया। ठीक, सबसे पहले इन्होंने प्रयास किया है। और एक चीज बता दें, भले ही इनका जो है ये विभाजन मान्य नहीं है, क्या है, ये मान्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, मगर फिर भी थोड़ा सा हम इनके बारे में देखेंगे। ठीक, क्योंकि ये पहले विभाजन किया तो इन्होंने 11 भागों में बांट दिया। क्वेश्चन देखिए, रटने की जरूरत नहीं, ये सब पूछा नहीं जाएगा, बस आपको याद रखना है थोड़ा सा एक दिमाग में कि सबसे पहले विभाजन
इन्होंने जॉर्ज ग्रेगसन ने करने की कोशिश की और 11 भागों में बांट दिया। कौन कौन से 11 भाग हैं वो भी हम देख लेंगे एक सांस में, ठीक है, एक बार में। देखिए चारण काल, इसका समय बताया था 700 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, ठीक, तो ये याद रख लेंगे, ठीक है। 15, दूसरा क्या है 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर तीसरा क्या था जयसी की प्रेम कविता, चौथा होगा ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और पांचवा होगा मुगल दरबार, छठा तुलसीदास, सातवां रीत काव्य दोस्तों, आठवां तुलसीदास के अन्य प्रवृत्ति, नौवां क्या होगा 18वीं शताब्दी, 10वां होगा कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, और 11वां जो अंतिम इनका था महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन्होंने 11 भागों में बांटा, ठीक, क्या इन्होंने 11 भागों में बांटा, मगर ये कोई समान तथ्य नहीं है, इसे आपको रटने की जरूरत नहीं, बस इतना रट लेना कि सबसे पहले प्रयास किसने किया और कितने भागों में बांटा, ठीक है। तो 11 भागों में इन्होंने बांटने की कोशिश की है हिंदी साहित्य के इतिहास को, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम दोस्तों मिश्र बंधुओं के काल विभाजन, ठीक, आपने देखा होगा मिश्र बंधु, तो उनके काल विभाजन को देखते हैं दोस्तों। तो मिश्र बंधु ने जो अपने काल विभाजन को किया है दोस्तों, इन्होंने 5 भागों में बांट दिया, ठीक है। देखिए हम देखेंगे सबके बारे में, मगर जो इंपॉर्टेंट होगा हम आपको बता देंगे, उसे जरूर याद कर लीजिएगा। इनको आप याद कर पाओ ना कर पाओ, मगर मेरा फर्ज बनता है कि हम एक डीपली तरीके से लेकर के चलें, ठीक है। कोई भी चीज़ हमारे हिसाब से तथ्य छूटे ना पाए जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये फालतू में पढ़ा रहे हैं, हाँ ये है कि ऐसे सवाल आपके एग्जाम में शायद ही पूछे जाएं, उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, मगर हमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मिश्र बंधुओं के बारे में बताएंगे। देखिए मिश्र बंधु के बारे में अगर आपने नहीं देखा तो हमारी दूसरी वीडियो में इनके बारे में बताया कि ये 3 भाई थे, तो उन्हें तीनों मिल करके, ठीक है, तो मिश्र बंधु विनोद की रचना की थी, तो उसी के आधार पर इन्होंने बताने की कोशिश की। देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य को इतिहास को 5 भागों में बांटा। पहला भाग क्या बताया, पहला काल क्या बताया, प्रारंभिक काल। प्रारंभिक काल का अगर डेट की बात करते हैं तो 700 ईस्वी से 700 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक दोस्तों, ठीक है। देखिए ईस्वी और विक्रम संवत में कंफ्यूज नहीं होना आपको, क्या ईस्वी और विक्रम संवत में कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ठीक है। तो देखिए जो प्रारंभिक काल था इसको 2 भागों में बांटा है। पूर्व प्रारंभिक काल पहला 700 विक्रम संवत से लेकर के 1300 विक्रमी संवत तक दोस्तों, और दूसरा भाग क्या था प्रारंभिक काल का, उत्तरारंभिक काल दोस्तों, इसका 1344 विक्रम संवत से लेकर के 1444 विक्रम संवत तक ये चला था पहला भाग, ठीक है। ठीक, तो आपने देख लिया दोनों देख लिए। अब देखिए पूर्व प्रारंभिक काल 700 से 1344 विक्रम संवत तक, विक्रमी संवत तक, और उत्तरारंभिक काल क्या है आपका 1344 से 1444 विक्रम संवत तक। देखिए एक विक्रम संवत का हम हिसाब बता दें दोस्तों कि अगर आप क्या करते हैं, विक्रम संवत क्या करता है दोस्तों 57 वर्ष पूर्व चलता, अगर इससे हम 57 वर्ष घटा देंगे तो ये ईस्वी में आ जाएगा, ठीक है। 57 वर्ष घटा लीजिएगा अपने हिसाब से, ठीक है, तो वो ईस्वी में आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज याद रख लेंगे कि 57 वर्ष का होता है विक्रम संवत आगे होता है, जिससे आपको पता चलेगा कि 1343, ठीक है, कितने ईस्वी, इसको हम क्या कितने ईस्वी कह सकते हैं, तो आप 1343 से 57 क्या करना है माइनस कर देना है, ठीक। क्या करना है 57 क्या करना है दोस्तों माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इस तरीके से माइनस करेंगे दोस्तों, तो जो आएगा वो आपका सन में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कब किसका बताएंगे, आप लोग 57 माइनस करके देख लेना, ठीक है, अगर आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। चलिए अब दूसरा भाग क्या बताया इन्होंने, 5 भागों में बांटा। पहला प्रारंभिक काल, प्रारंभिक काल को भी 2 भागों में बांट दिया। दूसरा है माध्यमिक काल, माध्यमिक काल को भी 2 भागों में बांटा। पूर्व माध्यमिक काल 1445 इस विक्रम संवत से लेकर के 1560 विक्रम संवत तक। फिर माध्यमिक को दूसरा भाग क्या था माध्यमिक काल का, प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से लेकर 1680 विक्रम संवत तक। सब विक्रम संवत बताया है, ठीक दोस्तों। तो ये भी याद रखेंगे, 57 माइनस करके आप ईस्वी निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा पार्ट क्या बताया, अलंकृत काल। इसको भी कितने 2 भागों में बांटा। पूर्वालंकृत काल 1681 ईस्वी विक्रम संवत से लेकर के 1790 विक्रम संवत तक, ठीक है। और वहीं दूसरा क्या अलंकृत काल को दूसरे भाग में क्या बांटा, उत्तरारंभिक काल। देखिए 1771 से 1791 विक्रम संवत से लेकर के 1889 विक्रम संवत तक, ठीक है। और वहीं जो चौथा देखिए, अब देखिए पहला उन्होंने बांटा प्रारंभिक, इसको 2 भागों में बांटा, प्रारंभिक काल, माध्यमिक काल और अलंकृत काल। तो चौथा क्या होगा दोस्तों, परिवर्तन काल 1890 से 1924 तक। और वहीं अगला बात करते हैं तो वर्तमान काल 1926 विक्रम संवत से अब तक। तो इन्होंने विक्रम संवती में बताया है, विक्रम संवत में या विक्रमी संवत में इन्होंने सारे के सारे डेट डिफाइन किए हैं, तो याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए अब अगला देखते हैं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। देखिए इन्हें सर्वाधिक मान्यता दी गई है, मगर अब जो है दोस्तों
नागरिक प्रचारणी सभा का जो है उसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई, मगर इनको याद रखेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें ज़्यादा मान्यता दी गई है सभी कवियों में, सभी विद्वानों को लेकर के, तो इन्हें सबसे ज़्यादा मत प्रदान हुए, तो इन्हें याद रख लेंगे, इनके अनुसार याद रख लेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इन्हीं से बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा है और इन्होंने काल एवं प्रवृत्ति दोनों के आधार पर दोहरा नामकरण किया। एक काल हमने बताया था कि जैसे काल क्या, आदिकाल, देखिए ये काल हो गया और ये प्रवृत्ति के आधार पर वीर गाथा काल ना, तो 2 के आधार पर दोस्तों इन्होंने 2-2 नाम दिए। ठीक, क्या क्या 2-2 नाम दिए, मगर प्राथमिकता किसको दी, प्रवृत्ति वाले, तो आप मगर ज्यादा प्राथमिकता किसको, वीर गाथा काल को, ना कि आदिकाल को दिया। ठीक, तो इस तरीके समझेंगे। ठीक, और इनका मत क्या है, सर्वाधिक मान्य है दोस्तों। ठीक है, तो 4 भागों में बांटा है। पहला देखिए आदिकाल या वीर गाथा काल कहा, मगर इन्होंने प्राथमिकता किसको दिया, वीर गाथा काल को, तो क्वेश्चन आएगा कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ना। तो वीर गाथा काल कब से शुरू हुआ, तो 1050 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। हम बता दिए हैं कि आप लोग क्या करना, 57 घटा करके निकाल लेना। ठीक है, तो वही। और दूसरा क्या इन्होंने विभाजित किया, पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, दोहरा नाम का, देखिए पूर्व मध्यकाल भी कहा और भक्तिकाल, तो भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। वहीं उत्तर मध्यकाल यानी रीतकाल को बोला, तो रीतकाल कब, 1700 विक्रम संवत से लेकर 1900 विक्रम संवत तक दोस्तों। और वहीं आधुनिक काल या गद्य काल की बात करते हैं तो 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक चल रहा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मत है, तो इसे याद कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, इन्होंने भैया 5 भागों में बांट दिया। कितने भागों में, 5 भागों में बांट दिया। चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्या इन्होंने संधिकाल कहा, आदिकाल को संधिकाल किसने कहा, राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, तो संधिकाल बताया 750 विक्रम संवत से लेकर के 1000 विक्रम संवत तक। फिर दूसरा क्या है, चारण काल बता दिया 1000 विक्रम संवत से लेकर के 1375 विक्रम संवत तक। फिर बताया भक्तिकाल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक। और फिर बताया रीतिकाल 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। और देखिए लास्ट क्या बताया इन्होंने, आधुनिक काल 1900 विक्रम संवत से लेकर के अब तक। तो ये हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए। अब देखते हैं गणपत चंद्र गुप्त का विभाजन दोस्तों, इन्होंने 3 भागों में बांटा। क्या, इन्होंने 3 भागों में बांटा। देखिए इनकी खास बात क्या थी ये देख लेते हैं। देखिए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 भागों में बांटा और कब से शुरुआत मानी, तो देखिए ये शालिभद्र सूरी को अपना पहला कवि मानते हैं। अगर आपने देखा होगा कि प्रथम के बारे में हमारा वीडियो देखा होगा, ठीक है, इसी चैनल पर दोस्तों हमने लगभग 120 प्लस फैक्ट लिखवाए कि हिंदी में प्रथम क्या है, कौन कवि, कौन क्या क्या, सबको लिखवा दिए। और इस पर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि जब हम हिंदी साहित्य का इतिहास वो पढ़ेंगे आदिकाल, तो उसमें हम देखेंगे कि पहला कवि कौन सा, पहली रचना क्या है, पहली सब कुछ देखेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ देखने वाले हैं आपके इसी चैनल पर। ठीक है, तो आपके इसी चैनल पर बस सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपना प्यार दिखाते रहिएगा। ठीक, देखिए ये शालिभद्र सूरी को अपना हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। और देखिए जो शालिभद्र सूरी हैं उनकी पहली रचना है क्या, भारतेश्वर बाहुबली रास, ठीक है, को पहली रचना भी यही मानते हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि गणपत चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है दोस्तों, तो आपको शालिभद्र सूरी बताना, ना कि सरहपा बता देना कि सरहपा सर्वाधिक मत प्रदान है सरहपा को प्रथम कवि का, तो सरहपा नहीं है इनके अनुसार इन्होंने शालिभद्र सूरी को माना। और इनकी रचना है भारतेश्वर बाहुबली रास, जिसका प्रकाशन कब हुआ था 1184 में। तो 1184 से ही ये हिंदी की शुरुआत मान लेते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको पता होगा, तो इन्होंने जब से बाहुबली रास की स्थापना हुई, भारतेश्वर बाहुबली रास की रचना की गई है, उसी समय से ये इसकी शुरुआत मान लेते। तो इन्होंने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। कौन कौन से हैं ये हम देख रहे हैं। देखिए पहला क्या है, प्रारंभिक काल या शून्य काल, इसको शून्य काल कहा। ठीक है, प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा 1184 ईस्वी से, देखिए ये ईस्वी में है ना कि संवत में दोस्तों, तो 1184 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। दूसरा क्या है, मध्यकाल, मध्यकाल 1350 से चलेगा 1857 तक। तो मध्यकाल को भी उन्होंने 2 भागों में बांट दिया। पूर्व मध्यकाल या उत्कर्ष काल कहा 1350 से 1550 ईस्वी तक। और दूसरे भाग क्या हुआ कि उत्तर मध्यकाल या फिर चरमोत्कर्ष काल कहा 1500 से लेकर 1857 तक। और तीसरे भाग क्या है, इन्होंने 3 भागों में बांटा था, तीसरा भाग क्या है, आधुनिक काल। आधुनिक काल को 1857 से लेकर के अब तक कहा गया। देखिए आधुनिक काल को भी कई भागों में इन्होंने बांट दिया है। पहला है भारतेंद्र युग 1857 से 1900 तक। फिर द्विवेदी युग, देखिए भारतेंद्र हरिश्चंद्र के युग को भारतेंद्र युग कहा गया। ठीक है,
1857 से लेकर के 1900 तक, फिर द्विवेदी युग आया 1900 से 1920 तक, फिर छायावाद युग आया 1920 से 1937 तक, फिर प्रगतिवाद युग आया 1937 से 1945 तक, और फिर प्रयोगवाद युग 1945 से 1965 तक। तो ये डॉक्टर गणपत चंद्र के अनुसार था, ठीक, गणपत गुप्त के अनुसार था दोस्तों, ठीक है। इन्होंने पहला कवि किसको माना, शालिभद्र सूरी को, ठीक है। और प्रथम रचना कौन सी है, बाहुबली रास। और दोस्तों हमने जो बनाया है दोस्तों प्रथम रचना, प्रथम इतिहास, ये सब कुछ के बारे में बनाया, तो वो चीज़ आपको वीडियो मिल जाएगी हमारे इसी चैनल पर दोस्तों, जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे, है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है, तो देखिए इन्होंने भी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी 4 भागों में बांटा है, ठीक है, सिंपल तरीके से 4 भागों में बांटा है, ठीक। तो याद रखेंगे आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। देखिए आदिकाल का समय क्या मानते हैं, 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक, कितना, कब तक, 10वीं से लेकर के 14वीं शताब्दी तक आदिकाल मानते हैं। कौन, आचार्य, ठीक है, देखिए कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ठीक है। अब दूसरा क्या, भक्तिकाल 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं, और रीतिकाल को 16वीं शताब्दी से दोस्तों 19वीं शताब्दी के मध्य तक, रीतिकाल को 19वीं शताब्दी के मध्य तक, और आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के अब तक मानते हैं, ठीक। तो 4 भागों में इन्होंने बांटा है, ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। चलिए अगला देखते हैं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। देखिए इन्होंने भी 4 भागों में बांटा, क्या, इन्होंने भी 4 भागों में बांटा है पूरे इतिहास काल को, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों, देखते हैं पहला क्या है, आदिकाल। देखिए 7वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 14वीं शताब्दी मध्य तक, कौन मानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र दोस्तों, ठीक है। वहीं भक्तिकाल, दूसरा भक्तिकाल बांटा, भक्तिकाल को 14वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 17वीं शताब्दी मध्य तक माना है। तो तीसरा क्या है, रीतिकाल, तो रीतिकाल को इन्होंने 17वीं शताब्दी मध्य से लेकर के 19वीं शताब्दी मध्य तक माना है दोस्तों, ठीक है। और आधुनिक काल जो लास्ट था, इसको 19वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी मध्य से लेकर के दोस्तों अब तक माना है, और इसे भी कई भागों में बांट दिया। तो इसको भी देख लेते हैं हम दोस्तों। पहला क्या है, पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल कहा, 1857 से लेकर के 1900 तक, 1900 ईस्वी तक। देखिए ये, अब इनको देखिए यहाँ तक क्या थे, शताब्दी में बात कर रहे थे, अब ये ईस्वी में बात करने लगे। तो 1857 से लेकर के कब, 1900 तक। और दूसरा क्या, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल को कहा, ठीक है, 1900 से लेकर 1918 तक। वही छायावाद काल 1918 से 1938 तक। और दूसरा अगला क्या है, छायावाद्योत्तर काल, इसको 2 भागों में बांट दिया। पहला प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 तक, और दूसरा क्या होगा, नवलेखन काल 1853 से अब तक दोस्तों। तो ये था इनके अनुसार। अब अगला देखते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार। क्या, डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार दोस्तों, तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने भी इसको 4 भागों में बांटा। कितने भागों में, 4 भागों में बांटने की कोशिश की। और देखिए इन्होंने दोस्तों पहला क्या बताया, अपभ्रंश काल, और इसका कोई डेट नहीं बताया, क्या, कोई तिथि नहीं बताई। दूसरे को बोल दिया इन्होंने भक्तिकाल 1400 से 1650 ईस्वी। और तीसरा रीतिकाल दोस्तों डॉक्टर बच्चन के अनुसार, इससे कोई मतलब नहीं, इनका कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने जो बोला है उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल को याद कर लेना, ठीक है। तो रीतिकाल 1650 ईस्वी से 1857 तक, और आधुनिक काल 1857 से अब तक माना है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब देखिए सब सर्वाधिक प्रमाणित चीजें अब करंट के हिसाब से दोस्तों ये होगा काशी नागरी प्रचारणी सभा का, ठीक है। तो काशी प्रचारणी, जो नागरी प्रचारणी सभा काशी का है, ये सबसे विधिवत मत है। इन्होंने देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल को ज्यादा सपोर्ट किया, कुछ चीजें, ठीक। तो ये चीजें आप याद रखेंगे, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रामचंद्र शुक्ल और नागरी प्रचारणी काशी सभा, जो काशी है, इसके लिए आपको क्या करना है, ये सर्वमान्य तथ्य है, ठीक है। तो इसे आधुनिक हिसाब से, पेपर के हिसाब से इसे आप याद रख लीजिए, क्योंकि इसमें रामचंद्र शुक्ल का ही ज्यादातर शामिल किया गया है, वही चीजें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, देखिए इसके द्वारा प्रकाशित ग्रंथ कौन सा है, हिंदी साहित्य का ब्रज इतिहास। में हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, ये सर्वमान्य तथ्य है, ये चीजें याद रखेंगे। चलिए ठीक है, इसमें भी दोहरा नामकरण किया गया है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार दोस्तों, ठीक है। तो देखिए उन्हें भी इसमें किया गया, तो इसको हम जरूर याद रखेंगे। पहला है आदिकाल या वीरगाथा काल। देखिए 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक क्या माना गया है, आदिकाल या वीरगाथा काल। दूसरा है पूर्व मध्यकाल या भक्तिकाल, 1375 विक्रम संवत से लेकर के, विक्रमी संवत से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक। अब तीसरा है उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, 1700 विक्रम संवत से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। और वहीं आधुनिक काल या फिर गद्य काल दोस्तों 1900 विक्रम संवत से अब तक। अब देखिए 1900 विक्रम संवत से अब तक, अब देखिए 1900 विक्रम संवत
को अगर हम उसमें चेंज करते हैं, क्या दोस्तों, ईस्वी में, देखिए 1900 विक्रम संवत को अगर हम ईस्वी में चेंज करते हैं क्या करेंगे, 57 इसमें से हम माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, आपको बताइए। देखिए यहाँ पर हम जब देखते हैं तो कितना बचेगा, ये 1843 बचेगा। तो देखिए 1843, अब देखिए यहाँ पर इन्होंने विक्रम संवत तक लिया, इसके बाद ईस्वी कर दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये 1843 ईस्वी तक हो गया, 1843 से अब तक चला, तो 1843 तक यहाँ खत्म होगा। 1900 विक्रम संवत को हम 1843 ईस्वी कहेंगे, ठीक है, क्योंकि 57 हमने माइनस किया, 1843 प्राप्त हुआ। अब देखिए 1843 से लेकर के दोस्तों 1857 तक इन्होंने संक्रांति काल माना, ठीक है। अब यहाँ पे ईस्वी में आ गए, ठीक, यहाँ पे विक्रम संवत था, अब यहाँ पे ईस्वी आ गए, तो 1843 से लेकर के 1857 ईस्वी तक के काल को इन्होंने संक्रांति काल कहा। उसके बाद फिर इसको बांटना शुरू किया, क्या, आधुनिक काल को बांटना शुरू किया, ठीक है। कैसे कैसे बांटना शुरू किया, देखिए इतने बीच के काल को इन्होंने संक्रांति काल कह दिया है, तो ये याद रखेंगे। अब उसके बाद पुनर्जागरण काल या फिर भारतेंद्र युग आ गया, तो 1857 से लेकर, देखिए 1857 में खत्म किया, अब यहाँ से संक्रांति काल था 57 से, अब 57 से चल गया है 1857 से लेकर के 1900 तक क्या चला, पुनर्जागरण काल या भारतेंदु युग आ गया, ठीक है। उसके बाद जागरण काल कहा या फिर द्विवेदी युग माना है 1900 से लेकर 1918 तक, और फिर छायावाद युग आ गया 1918 से लेकर के 1936 तक दोस्तों छायावाद युग रहा, ठीक है। अब उसके बाद अगला देखते हैं, फिर प्रगतिवाद युग आ गया दोस्तों 1936 से 1943 तक, फिर प्रयोगवाद युग आ गया 1943 से 1952 तक, फिर नई कविता का युग आ गया 1952 से 1960 तक, फिर साठोत्तरी कविता का युग आया दोस्तों 1960 से 1990 तक, और फिर समकालीन कविता का युग आ गया 1990 तक दोस्तों अब तक। तो आपका सर्वमान तथ्य दोस्तों, आपसे गुजारिश है तो आप इसको रख लीजिएगा याद, क्यों, नागरिक प्रचारणी सभा, ठीक है, इसे याद कर लेंगे। तो देखिए आपका शुक्ल जी का तो ये याद ही है, ठीक, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, सबसे ज्यादा माना जाता है, प्राथमिकता मिलती है, तो ये तो उसी का देन है, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो आधुनिक के हिसाब से सबसे सर्वमान तथ्य, तो इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमने आज क्या किया है, पूरे के पूरे विभाजन काल समझ लिया, क्या, विभाजन काल समझ लिया है। अब हम शुरू करेंगे, अगले वीडियो में शुरू कर देंगे दोस्तों आदिकाल। आदिकाल के बारे में देखेंगे, उसका नामकरण किसने क्या रखा है, ठीक है, कि बीज वपन काल किसने कहा, सिद्ध सामंत काल किसने कहा, एक एक चीज देखने वाला, कोई भी चीज छूटने वाला नहीं है। तो अगले वीडियो का वेट करिएगा। और हम दोबारा कह दें कि हमारे दूसरे चैनल यानी ज्ञान एजुकेशन आरबीएल में दोस्तों पूरी हिंदी पढ़ाई जाएगी, और उसके लिए हमने शुरुआत कर दी, 3 वीडियो उसके पढ़ भी चुके हैं, जिसने देखा होगा उसे समझ में भी आया होगा कि किस प्रकार का लेवल हम लेकर के चल रहे हैं। और आपने हिंदी साहित्य का इतिहास हमसे पढ़ रहे हैं, तो आपको भी इतना तो पता ही होगा कि हम कैसा लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो जाइए जल्दी से हमारे उस चैनल को भी कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पहुंचाइए, ठीक है। तो थोड़े ही बच्चे हैं, ठीक है, 1000 होने में कुछ ही बच्चे हैं, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, तो चलिए उसी को बढ़ाते हुए आप लोग जाइए, उस पर कुछ पढ़िएगा, जिससे क्या हो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छा मैटर आपको प्रोवाइड करवा सकूं दोस्तों। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।